हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं सब बच्चा पार्टी? सब बच्चा लोग कैसे? मजे में? पढ़ाई चल रही है? हाँ सर, सब बढ़िया, मजे में। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो नंबर 7 है, लॉस ऑफ मोशन का, चैप्टर नंबर 5, क्लास 11 है ना। आई होप आपने वीडियो नंबर 6 देख लिया होगा, है ना। वीडियो नंबर 6 में हमने न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीट किया हुआ है और उसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है और प्रीवियस ईयर नीट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना, विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है फ्रिक्शन। अपने आप में बढ़िया गजब का टॉपिक है। कौन? फ्रिक्शन। और अपने आप में बड़ी गजब की चीज, अपन पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। धीरे धीरे एक एक चीजें पढ़ते जाएंगे, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी टर्म है इसमें, धीरे धीरे सबको समझते जाएंगे, फिर इनसे रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझेंगे फ्रिक्शन क्या है। अभी हम जनरली इसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन में दो फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, जिसमें बच्चों में स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों को देखेंगे, है ना। इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, लिखी हुई है बोर्ड पे, क्या है ये, कैसे आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। ये म्यू क्या है, ये म्यू के क्या है, सब आगे आएगा वीडियो में। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करने वाले, है ना। तो फ्रिक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन क्या है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद फ्रिक्शन एंगल की बात करेंगे, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, फिर एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे। सुना होगा आप, अगर पहले फ्रिक्शन पढ़ चुके होंगे तो ये सब टर्म से आप फेमिलियर होंगे, है ना। फिर हम प्रीवियस ईयर इनके साथ भी हम क्वेश्चन करते जाएंगे और प्रीवियस ईयर के एक साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ये थ्योरी खत्म करने के बाद। डन है? तो कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग डाल दो फ्रिक्शन। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन रोकता है, गलत बात है। फ्रिक्शन ऐसा फोर्स नहीं है जो मोशन को रोकता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। बचपन से भी आप यही सुनते आ रहे हो, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें अपन, है ना। अब अपन क्लास 11th में आ गए, थोड़ा बढ़िया तरीके से समझेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। आओ समझते हैं फ्रिक्शन। तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझिएगा, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। मैंने बोला उस बॉडी का मास कितना, m, ठीक है। इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F। क्या लगाया? फोर्स F। बच्चा, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन, क्या है समझते हैं, बिटवीन द टू सरफेसेस और बॉडी इन कांटेक्ट। ध्यान से समझना, फ्रिक्शन सबसे पहले तो तभी आता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, है ना। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सर ये क्या है रिलेटिव मोशन? आओ समझते हैं। मैं कह रहा हूं बच्चों, ये फ्रिक्शन को ऐसे समझो, ये दो बॉडियों को साथ रखने वाला फोर्स है, ऐसा समझो। ये दो बॉडियों को टुगेदर साथ रखने वाला फोर्स, ये दो बॉडियों से कहता है तुम साथ साथ रहो, अलग मत हो। मतलब आओ समझते हैं। तो बच्चा, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। जैसे हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और सपोज ये बॉडी नहीं चलती है, इसका मतलब इस बॉडी ने को किसी ने रोका है। तो इसको किसने रोका है? रिलेटिव। उसको किसने रोका? फ्रिक्शन ने। अब थोड़ा सा इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बॉडी ऊपर वाली हो गई, एम मास जिसका है, और थोड़ा सा गैप लेते हैं सरफेस में। किसमें लेते हैं? सरफेस में। अब ध्यान से समझिएगा, तो जैसे ही फोर्स अपन ने एफ इसमें लगाया, तो ये बॉडी नीचे वाले सरफेस पे, इसको बोल दो एक्स एक्स, ये बॉडी नीचे वाले एक्स एक्स सरफेस पे स्लाइड करना चालू करेगी। क्या करना चालू करेगी? स्लाइड करना चालू करेगी। अब नीचे वाला सरफेस बोलेगा बॉडी से तुम मत जाओ, तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? दो बॉडियों को साथ रखने वाला फोर्स है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। तो नीचे वाला सरफेस इस बॉडी को जाने नहीं देगा, तो इस बॉडी पे फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। तो मतलब इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो कहां लगा? पीछे की तरफ। किसने लगाया? इस सरफेस ने। when this body starts sliding on this surface, when this body starts sliding on this surface, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये है एक बॉक्स,
जिसमें हमारी चौक भरी पड़ी हुई है, और इस पे मैंने डस्टर रखा। अब मैं इस डस्टर पे फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? डस्टर पे फोर्स। तो इस बॉक्स और डस्टर के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा तुरंत। ये बॉक्स इस डस्टर को आगे नहीं जाने देगा, मतलब ये बॉक्स इस डस्टर पे फ्रिक्शन लगाएगा, और ये डस्टर चाहेगा कि बॉक्स आगे मेरे साथ चले। तो मतलब होगा क्या, समझिएगा कि जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इस सरफेस ने फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगा? इस मास पे, और इस मास ने इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगाया? आगे। क्या बात समझ में आई? दोनों बॉडी पे फ्रिक्शन लगते हैं बेटा। फ्रिक्शन ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स, बेसिकली दोनों बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है। वो अलग बात है कि ये फ्रिक्शन फोर्स इतना नहीं होगा कि सरफेस को चला दे, और शायद ये फ्रिक्शन फोर्स इतना हो इस सरफेस को रोक दे। इसकी भी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। एक दूसरे के ऊपर घिस के मत चलो, या तो दोनों साथ साथ चल लो, या तो दोनों रेस्ट पर हो। ये चाहता है, या तो दोनों क्या रहो? रेस्ट पर रह लो, या तो दोनों रेस्ट पर रह लो, या तो टूगेदर साथ में चलो, मतलब हमेशा साथ रहो। फ्रिक्शन दो लोगों को साथ रखने वाला फोर्स है, बिछड़ो मत, साथ साथ चलते चलो। तो मतलब ये कहेगा इससे, तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ। तो ये इस पर फ्रिक्शन कहां लगाएगा? पीछे की तरफ। और ये कहेगा यार ठीक है दोनों साथ चलते हैं, तो ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगाएगा? आगे की तरफ। अब वो बात अलग है, वो डिपेंड करता है इन फ्रिक्शंस की वैल्यू पे, कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, किसको साथ चला सकती है, किसको नहीं चला सकती, किसको रोक सकती है, वो बात अलग है। तो अभी बस इतना समझो, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स which takes occur between the two bodies in a contact, and when they start having a relative motion with respect to each other, so it opposes the relative motion between the two surfaces. फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के बीच में को रिलेटिव मोशन को रोकता है। किसको रोकता है? रिलेटिव मोशन को। क्या बात समझ में? अब दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन ऑकर होता है वो डिपेंड करता है दो सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करती है। सपोज मैंने आपसे ऐसे जनरली बोल दिया कि ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में थे ये वाले, इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑकर हो सकता है बच्चा, वो हो सकता है, मैंने कहा 10 न्यूटन। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, तो बाद में अभी स्टैटिक काइनेटिक देखेंगे। तो क्या बात समझ में आई? रिलेटिव मोशन अपोज करेगा, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। अब इनके बीच में एक मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कि फ्रिक्शन इनके बीच में मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में हो सकता है वो हो सकता है 10 न्यूटन। मतलब जब तक आप 10 न्यूटन से कम का फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी नहीं चलेगी। क्या बात समझ में आई? यस और नो? जब तक आप 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी नहीं चलेगी, क्योंकि इसको पीछे की तरफ कितना मिल रहा होगा? 10 न्यूटन। मतलब जैसे ये फोर्स, आप अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन से बढ़ाओगे तो ये बॉडी आगे की तरफ चलने लगेगी। क्या बात समझ में? अब इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। इसको भी मैक्सिमम फोर्स कितना मिलेगा? फ्रिक्शन का 10। अब वो इसके मास पर डिपेंड है। मैं अर्थ की बात करूं तो क्या अर्थ कभी चलेगा? नहीं चलेगा। ये अगर अर्थ के ऊपर रखा है तो यही आगे चलेगा, अर्थ थोड़ी ना चलेगा। 10 न्यूटन के फोर्स को क्या अर्थ चला सकता है? नहीं चला सकता। क्या बात समझ में आई? तो आपने जब 10 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगाओगे तो चलने लगेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की इन दोनों सरफेस के बीच में हो सकती है वो 10 है फॉर एग्जांपल। तो आपको इसको चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 से ज्यादा, थोड़ा सा। क्या बात समझ आई? अरे यस और नो? तो फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यूज भी होती है, लेकिन क्या आप जब इसको 5 न्यूटन लगाएंगे तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्या इसको 5 न्यूटन लगाएंगे क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्या बात समझ में? 4 न्यूटन लगाएंगे तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। बात समझ में? अब धीरे धीरे समझाऊंगा क्यों नहीं, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी उस समय। अभी तो आप इतना समझ जाइए कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है दो सरफेसेस के बीच में, जो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को, अप टू सर्टेन लिमिट। उसकी एक लिमिट होती है, एक हद तक कर सकता है। अगर हमेशा करता रहता तो भाई साहब दुनिया में कोई चीज ही ना चलती, है ना, एक दूसरे के रिलेटिव, अप टू सर्टेन लिमिट। क्या बात ठीक है? तो दिस इज अ फ्रिक्शन बेसिकली, है ना। ये क्यों होता है वो और सुन लो थोड़ी सी बात। फ्रिक्शन होता क्यों है? फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के, दो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो कैसे हैं। जब आप किसी भी दो सरफेस को बच्चा, जब आप किसी भी दो सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे, मैंने कहा ये दो सरफेस थे कांटेक्ट में थे, ए और बी। कांटेक्ट कहाँ है? यहाँ पे, है ना। तो मैं कह रहा हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल से जब आप इनको देखोगे
तो आपको ये थोड़ा सा रफ महसूस नहीं दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? थोड़े से रफ दिखेंगे। तो उस पे ऐसे एस्पिरिटीज बोलते हैं, रफनेस। इसको क्या बोलते हैं? रफनेस। आपको देख के लग रहा होगा कि सरफेस बहुत ही स्मूथ है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। सरफेस आपको थोड़े से कैसे दिखेंगे? रफ। इनको बोलते हैं माउंटेन्स और इनको बोलते हैं वैलीज। ऐसा दोनों सरफेस में होगा। अगर मैं ए को देखूं तो ए में भी ऐसी रफनेस होगी, और मैं बी को देखूं तो बी में भी ऐसी रफनेस होगी। क्या बात समझ में आई? तो तब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो ये बच्चा इंटरलॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक। और जब इसको हम फोर्स लगाएंगे तो मुझे पहले इंटरलॉक या एक्सपर्टीज जो बन चुकी है इंटरलॉक को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो रियलिटी में सरफेस स्मूथ नहीं होते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होती है, तो जिसकी वजह से वो इंटरलॉक हो जाते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, जिसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बात समझ में आई? तो आप समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। ठीक, आइए अब हम चलते हैं बच्चा स्टैटिक फ्रिक्शन पे। किस पे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है आइए समझते हैं। मैंने कहा ये बॉडी ए है कोई भी, ठीक, किसी एक दूसरी बॉडी पे रखी हुई है। ये बॉडी ए है। स्टैटिक फ्रिक्शन की हेडिंग डाल दो फटाफट। दो फ्रिक्शन समझना भी, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक थोड़ी सी लंबी कहानी है, काइनेटिक बड़ा आसान है। पूरे कंसेप्ट ध्यान से पढ़ना, फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या? मैंने कहा ये दो बॉडी में ए और बी, अपन ने ए बॉडी पे फोर्स लगाया। कितना फोर्स? एफ फोर्स। कितना फोर्स? एफ फोर्स। बॉडी नहीं चली। मैंने कहा और लगाओ। आपने और फोर्स लगाया तो बॉडी पे फोर्स कितना हो गया? मैंने कहा 2F हो गया। टोटल कितना हो गया? 2। बॉडी अभी भी नहीं चली। मैंने कहा बेटा और फोर्स लगाओ। आपने कहा सर ये लो। हमने 3F लगा दिए, तो मतलब टोटल फोर्स बॉडी पे कितना हो गया? 3F। बॉडी अभी भी नहीं चली। अब छोटा सा थोड़ा सा फोर्स और लगाया एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग जस्ट मोर देन 3F। आपने जैसे ही लगाया तो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो हुआ क्या होगा? ध्यान से देखिए। तो जब आपने टोटल 3F फोर्स लगा चुके हो, आप कितना? 3F। मैं कहता हूं 20 न्यूटन का था। इसका मतलब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फ्रिक्शन फोर्स मिला होगा। क्या बात समझ में आई? इसको बच्चा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मिला होगा विच इज इक्वल्स टू 3F, इसलिए नहीं चली होगी। और ये थोड़ा सा 3F से बड़ा होगा, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। मैं कहता हूं 4F मिल गया होगा। हटाओ, कितना मिल गया होगा? 4F। फ्रिक्शन कहां तक पहुंचा है? 3F तक। मतलब 4F माइनस 3F, तो F से ये गाड़ी या जो भी बॉडी है ये चलने लगी। क्या बात समझ में है? सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन which acts on a body when the body is at rest। स्टैटिक का मतलब तो वैसे ही रेस्ट होता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू या फ्रिक्शन फोर्स बॉडी में, जब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जब तक बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। द फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी until unless the body just start moving, it is known as static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन जब तक बॉडी चलना चालू नहीं कर दी, जस्ट बिफोर मूविंग द बॉडी, जितना भी फ्रिक्शन लगता है बॉडी पे उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? नहीं आया? ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। मैंने कहा बॉडी पे एफ लगाया नहीं चली, और एफ लगाया नहीं चली, चलो वैल्यू लेते हैं। 10 न्यूटन लगाया नहीं चली, 20 न्यूटन लगाया नहीं चली, तो कुछ लग रहा होगा ना फ्रिक्शन यहाँ पे, तो वो क्या है? स्टैटिक है। अभी बताएंगे कि कैसा। ये सेल्फ एडजस्टिंग भी होता है, स्टैटिक है। और लगाया नहीं चली, तो अभी भी फ्रिक्शन जो लग रहा होगा उसका नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसका नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी until the body is at rest, the friction is known as static friction। जस्ट चलने के पहले जितना भी फ्रिक्शन बॉडी पे लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? जस्ट बॉडी के चलने के पहले जितना भी फ्रिक्शन बॉडी पे लगता है बच्चों, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आई? सर समझ गए। सो द फ्रिक्शन which acts on a body when the body remains at rest, the friction is known as static friction। the friction is known as static friction। अब ध्यान से सुनिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। अब इसकी थोड़ी और जानकारी लेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन आप समझ चुके हो, वो फ्रिक्शन जब तक बॉडी रेस्ट पर रहेगी और जो फ्रिक्शन बॉडी पर लगता रहेगा वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। सर ये सेल्फ एडजस्टिंग क्या होता है, आओ समझो। और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखते हैं ये क्या क्या जो लिखा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे समझते, टेंशन मत लेना। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना। वो कैसे लिखते हैं ये भी अभी बंद करेंगे। ये एक बॉडी फिर से ले लो ए, ये एक फिर से बॉडी ले लो बी। ठीक है, आपने जब इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ये नहीं चली, फिर आपने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स और लगाया तो भी ये नहीं चली। टोटल कितना हो गया, 10। आपने 5 और बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 15, तो भी नहीं चली। मतलब अभी ऐसी जनरली अभी 15 न्यूटन फोर्स इस बॉडी पे लग चुका है तो ये बॉडी अभी नहीं चल रही है। क्या बात ठीक है, when you apply a force of 15 न्यूटन this body is not moving। आपने जैसे ये फोर्स 16 करा, एक और लगा दिया, मतलब ये फोर्स 15 से आपने कितना कर दिया, 16, एंड द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से बॉडी चलना चालू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब तक 15 न्यूटन लगाया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 15 न्यूटन लग रहा होगा, तभी तो नहीं चली। नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स कितना है, 0। When you have applied a force of 50 Newton, body remains at rest. When you have just increased from 15 to 16, body starts moving। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बिटवीन द सरफेस, मतलब इस ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है जो फ्रिक्शन की पहुंची हुई है वो कितनी हुई, 50। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सर फिर ये सेल्फ एडजस्टिंग क्या हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि ये जो दो सरफेस थे इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 15। कितनी है, 15। तो क्या आपने जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तो क्या गाड़ी चलेगी या बॉडी चलेगी, क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं। तो फ्रिक्शन उस समय कितना हो गया होगा, जब आपने बच्चा 1 न्यूटन लगाया होगा तो फ्रिक्शन कितना हो चुका होगा, 1 न्यूटन। जब आपने 5 न्यूटन लगाया होगा तो फ्रिक्शन कितना डेवलप हो गया होगा, 5 न्यूटन। एकदम से 15 तो लग नहीं जाएगा, गाड़ी पीछे थोड़ी ना चलने लगेगी। ऐसा कहां होता है, आगे धक्का दिया पीछे चलने लगे। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक पहुंच रही है बच्चों, 15 तक। कहां तक, 15 तक। बट जब लगाया 5 तो फ्रिक्शन लगा कितना होगा, 5, तभी तो रेस्ट पे रही। फिर आपने कितना फ्रिक्शन लगाया बच्चों, ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 10। तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा, 10। आपने कितना लगाया, 15, तो फ्रिक्शन कितना पहुंच गया, 15। आपने जैसे ही लगाया 16, गाड़ी चलने लगी, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम पहुंचने की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 15। कितनी थी, 15। सो व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो फ्रिक्शन जब तक बॉडी पे जब तक बॉडी रेस्ट पे रहे, और जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, static friction, maximum value of static friction between the two surfaces is known as limiting friction। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग समझ में आया। फ्रिक्शन अपने आप को कब तक एडजस्ट कर सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है तो बॉडी चलना चालू कर देगी। क्या बात समझ में आई, अरे गॉट माय पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मजा आया, मजा आया।
चलिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक एडजस्ट हो जाती है? जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहलाता है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहलाता है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितनी होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और वहां तक वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, तो अब सुनिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पता भी तो होना चाहिए कितनी होती है, ये निकाल सकते हैं हम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यू कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कितनी होती? आओ देखें। लेट अस अगेन टेक टू एग्जांपल्स, मतलब वन एग्जांपल। अपनी बॉडी हो गई बी ये वाली, ए ये वाली। ए पे अपन ने फोर्स लगाया एफ, ठीक है। अच्छा, ऐसे समझो थोड़ा सा, सेंटर में लाएं इसको जरा, तब तो मजा आएगा समझने का। देखिए, तो अपन ने कहा ये सरफेस है, इस पर बॉडी रखी एक जिसका मास कितना है? एम। वेल फोर्स लगाया एफ, फोर्स लगाया एफ। अब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको डिनोट करते हैं एफ एस, is directly proportional to the normal force acting on a body. Write down the maximum value of static friction, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एफ एस इसको डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसके प्रोपोर्शनल होता है? जितना फोर्स इस पर नॉर्मली एक्ट कर रहा है। आइए इस पे कितना कर रहा है इसकी बात करें अगर हम इसकी, तो इस पे अभी नीचे की तरफ कौन लग रहा है? एम जी। तो सरफेस इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा? एन, विच इज इक्वल्स टू एम जी, विच इज इक्वल्स टू एम जी। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा, है ना, जनरली। अब इसके ऊपर हम और फोर्स लगा दें तो नॉर्मल और बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स किसी बॉडी पे जो सरफेस लगाता है, उतना उनके बीच, उनके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएं अगर बच्चा, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। कौन आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, ध्यान से पढ़िए इसको और समझिए। म्यू एस इंटू एन, this is a maximum value of a static friction mu s into n, where n is a normal force, और इसकी बात करने mu s, it is the coefficient of, it is the coefficient of static friction, it is a coefficient of static friction between the two surface, between the two surface in contact, two surface in contact। म्यू एस क्या है? म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब ये दो सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। ये डिपेंड करता है दो सरफेस कैसे हैं। म्यू एस डिपेंड्स ऑन, है ना, मैं फिर से लिखवा देता हूं, अभी ये समझो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन गिव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। व्हाट इज अ नॉर्मल फोर्स? जिस सरफेस पे वो रखा होगा, नॉर्मल फोर्स हमने सबसे पहले पढ़ा है इसी चैप्टर में, वीडियो नंबर 1 में, 2 में, याद है? नॉर्मल फोर्स क्या होता है? सरफेस जो बॉडी पे फोर्स लगाता है, जिस पे वो बॉडी रखी होती है ना, या जिसके कांटेक्ट में वो बॉडी होती है, जो सरफेस बॉडी पे फोर्स लगाता है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द बॉडी। याद होगा आपको, नॉर्मल फोर्स पढ़ रखा है और कई क्वेश्चंस भी किए थे हमने नॉर्मल फोर्स निकालने के बॉडी पे, याद है? चलिए, तो दिस फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कोएफिशिएंट आया म्यू एस इनटू एन, ठीक है। म्यू एस क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई mu s into n, where mu s is coefficient, जल्दी जल्दी करेंगे अब,
ऑफ, बहुत ज्यादा समझा दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस, बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। क्यों लिख रहे हैं बार बार टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट? क्योंकि बच्चा इसकी जो वैल्यू है म्यू एस, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन surfaces in contact, it depends on surfaces in contact। जैसे ये दो सरफेस कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड करता है। म्यू एस की वैल्यू बच्चा, म्यू एस की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तभी तो फ्रिक्शन आएगा। अगर म्यू एस की वैल्यू जीरो है तो फ्रिक्शन है ही नहीं है, यस और नो। तो म्यू एस की जो वैल्यू होती है बच्चा वो जीरो से वन के बीच में होती है। किसके बीच में? जीरो से लेके वन के बीच में म्यू एस की वैल्यू होती है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, है ना। जो म्यू एस है दो सरफेस पे डिपेंड करता है कैसे कांटेक्ट है। अगर दो सरफेस ज्यादा रफ होंगे, मैंने रफनेस ज्यादा होगी तो म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी, और स्मूथ होंगे तो म्यू एस की वैल्यू कम होगी, मतलब फ्रिक्शन कम होगा, है ना। अगर म्यू एस ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है कांस्टेंट नॉर्मल पे, है ना। और अगर म्यू एस कम है तो फ्रिक्शन कम है। क्या बात समझ में आई? अरे यस और नो, क्लियरिटी है। तो डिपेंड्स ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। तो इस म्यू एस की वैल्यू जो जनरली होती है बच्चों, म्यू एस की, है ना, इज लेस देन वन ग्रेटर जीरो। क्या बात समझ में आई? लेस देन वन ग्रेटर जीरो, जीरो से वन के बीच में होती है किसकी वैल्यू? म्यू एस की वैल्यू। क्लियरिटी है। जीरो हो जाएगी तो फ्रिक्शन ही जीरो हो गया, है ना, और वन से कम होगी। क्लियरिटी है। तो डिपेंड किस पे करता है? टाइप ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। डन है बात? इतनी बात क्लियर है? चलो आओ, थोड़ा सा आपको मजा आ जाएगा, एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, ठीक है। देख ध्यान से सुनना अभी। देखो मैंने कहा एक मास है, ठीक है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। ये 2 केजी का है और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। कितना है? 0.6 है इन दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है। 2 केजी का क्या है? मास है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.6। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस? व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस? तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वही हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है कितना? 0.6। तो इसको अगर जरा देखें तो इसका नॉर्मल कितना है? mg। ऊपर भी कितना है? n। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? mg। 2 इंटू जी को ले रहे हैं 10, तो ये हो गए 20। तो यहां से जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? म्यू एस कितना है? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया 12 न्यूटन। तो आप कहोगे आंसर कितना है? 12 न्यूटन। गलत। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेस इज 12 न्यूटन। आपने लगाया कितना है? 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इन सरफेस के बीच में अभी कितनी होगी? 5 न्यूटन। सो आंसर इज 5 न्यूटन, क्योंकि ये कहां तक एडजस्ट होगा? 12 न्यूटन तक। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब दिमाग में गया? बच्चों फिर से ध्यान से सुनो। हमने क्या निकाल सकते हैं? हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू हो गई mg, 2 इंटू 10 20। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 12। मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पहुंच सकता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पहुंच सकता है वो कितना पहुंच सकता है? 12। लगाया कितना है? 5। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो अभी कितना हो गया होगा? 5। समझ में आया? गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? ठीक। तो फ्रिक्शन कितना है? 5। आंसर इज 5। समझ आ गया? अब क्लियर हुआ? मजा आया? चमका? क्या है ये? चलो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अगर मैं फ्रिक्शन का 10 लगा दूं तो कितना होगा? आंसर इज 10। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्लियर करो, यहां से कंसेप्ट क्लियर करो। 5 की जगह कितना लगा दूं? 10।
5 की जगह कितना लगा दूं 10, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 10। मैक्सिमम कितना है 12। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ कितना है 12, है ना। तो आपने कितना लगाया 10, तो फ्रिक्शन कितना पहुंचेगा 10। समझ आया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब सुनो 12 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 12। हाँ, आपसे ये पूछा होता कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज 12। अब सुनो, अब उन्हें बोला अपन ने जो फ्रिक्शन वो लगाया है फोर्स, वो लगाया है बच्चा 18 न्यूटन। कितना लगाया 18 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी पे आप दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा कौन सा, ये जो हमने लगाया है कितना 18, और फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है 12। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो नेट फोर्स कितना है 18 माइनस 12। नेट फोर्स कितना है 18 माइनस 12। मास कितना है 2 into a। गॉट माय पॉइंट। 80 माइनस 2 इज 6, 2 into a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे कंसेप्ट आ गए दिमाग में, फ्रिक्शन कैसे काम करेगा स्टैटिक। यस और नो, नोट करें कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर उससे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो बॉडी चलेगी, उससे कम लग रहा होगा तो उतना ही स्टैटिक लग रहा होगा। समझ में आया, नोट कर लें अच्छे से जब तक मैं पानी पी लूं। पूरे वीडियो वन शॉट बनाता हूँ बेटा, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के, है ना। तो कोई एडिटिंग एडिटिंग मेरे पे होती नहीं है ना, जोड़ना घटाना। बनाया, अपलोड किया, कहानी खत्म। हमने लगाया, अपलोड किया, है ना। तो कभी कभी कोई अगर कैलकुलेशन अगर हो जाए इधर का उधर, तो मैं वीडियो को एडिट भी नहीं करता हूँ, बस लिख देता हूँ कभी कभार कि यहाँ कोई परेशानी है ना। तो इतना कैलकुलेशन है, हाँ कंसेप्ट में कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई, कभी कैलकुलेशन में हो जाए तो देख लिया करो। मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, एक दो बार हो गई है। चलो वीडियो देख लें एक बार चल रहा है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टैटिक, है ना। अभी बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, लोड मत लो। आओ, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको और सुन लो फिर आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, आइए ये क्या कहते हैं। द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी और बिटवीन द सर्फेसेस। द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ये अब तो चलना चालू कर दी मैंने, कहा स्टैटिक हो गया। एम मास था, एफ फोर्स लगाया, ए एक्सेलरेशन से चल रही है ना। या मैं कहता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। सो व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, द फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी चलना चालू कर देती है, सर अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन होगा वही लगेगा। चलने रुकने पे कुछ है, रेस्ट पे कुछ है, चलने पे कुछ है, समझो। तो जब बॉडी रेस्ट पे थी तो जो फ्रिक्शन लग रहा था वो क्या था स्टैटिक, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हम निकाल सकते थे, वो कितनी थी म्यू एस इंटू एन। कोई दिक्कत नहीं। व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, अब ऐसा तो है नहीं फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि फ्रिक्शन खत्म हो जाता तो बॉडी हमेशा चलती रहती, रुकती नहीं। लेकिन हम चलाने के बाद अगर बॉडी को छोड़ देते तो रुक भी जाती है। क्यों रुक जाती है, ध्यान से सुनिएगा। So when the body starts moving, when the body starts moving, the friction force acts on a body is known as kinetic friction. When the body starts moving, the friction force acts on a body is known as kinetic friction, and its value Fk is equals to mu k into n. बस ये डिफरेंस आ गया, फॉर्मूला तो वही सा दिख रहा है। म्यू एस की जगह सर आपने म्यू के लिख दिया है, सही भी बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग। तो यहां जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां भी एक कांस्टेंट आता है म्यू के, और म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आई, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों जैसी बॉडी चलना स्टार्ट होती है
तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो रफनेस के एस्पेरिटीज मैंने आपको रफनेस दिखाई थी वो टूट जाती है। ध्यान से समझिएगा, पहले जो इंटरलॉकिंग थी इस तरीके से, अब जैसे अपन ने डाला तो ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा पहले से कम हो जाता है। मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बच्चों, इट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक वैल्यू, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, इट इज द लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। ये एस्पिरेटिक्स टूट जाते हैं, इनको एस्पिरेटिक्स भी बोला जाता है। इंजीनियरिंग में जाओगे सुनोगे, ये जो रफनेस है ना, इसको एस्पिरेटिक्स भी बोला जाता है। तो ये एस्पिरेटिक्स बच्चा टूट जाती है, क्या हो जाए? रफनेस घिस जाती है, टूट जाती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वहां पर आ जाता है म्यू के। म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। ये भी दो सरफेस की प्रॉपर्टी है, दो सरफेस कैसे उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इसकी जो कुछ वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो जब म्यू के लेस देन म्यू एस है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेस होता है, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। दैट्स इट। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आ गया था? ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हिच इज जनरली लेस देन अ static friction, because here the mu k is a coefficient of kinetic friction between the two surfaces in contact and its value is less than a static friction। क्या बात समझ आई? तो उसकी वैल्यू कम है तो ये कम ही होगा जनरल से। क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया। सरफेस की स्प्रेडिंग खत्म हो जाती है, रफनेस कम चलना चालू कर देता है, एक मोमेंटम आ जाता है उसके बाद, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ दिस इनिशियल रफनेस और स्प्रेडिंग। क्या बात समझ में आई? डन है बात। तो ये बात हो गई काइनेटिक फ्रिक्शन की। क्या बात हो गई? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहे हैं, क्वेश्चन देखते जाएंगे। दो चीजें और सुनो, फिर क्वेश्चन को एक साथ उठाते हैं तो मजा आ जाएगा। आइए ध्यान से सुनना। अब फ्रिक्शन एंगल पे आ जाते हैं। किस पे? फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, आओ ये क्या है? तो बच्चों जरा देखें, इधर आओ। ये एक बॉडी है, ठीक है, इस सरफेस पर रखी हुई है। ये एक बॉडी है, इस सरफेस पे रखी हुई है। चल ठीक है, आओ। तो इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, किसकी वजह से? सरफेस की वजह से। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स, किसकी वजह से? सरफेस की वजह से। और जब इस बॉडी पे एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो इसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा पीछे की तरफ। क्या डेवलप होगा? एक फ्रिक्शन डेवलप होगा पीछे की तरफ, है ना। इसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तो इसमें एक फ्रिक्शन डेवलप, अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, क्या लगाएंगे? एक आगे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, पीछे की तरफ। अच्छा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा। क्या बनेगा? एक रिजल्टेंट बनेगा। ये लो, क्या बन गया? एक रिजल्टेंट बन गया। किसका? दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड अ फ्रिक्शन फोर्स। क्या बात समझ में आई? सो the angle between this resultant force of normal force and friction force and the angle between this resultant force and a normal force is known as friction angle। क्या बात समझ में आई? ध्यान से देखें, है ना, यही कर लो, ध्यान से सुने। ये क्या हुआ है? फिर से, जब हमने इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाया तो नॉर्मल तो लग ही रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना, नॉर्मल तो लग ही रहा होगा ऊपर की तरफ। और जैसे एक फ्रिक्शन लगाया, फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कहां लग गया? पीछे की तरफ। कौन सा? स्टैटिक। इन दोनों का एक रिजल्टेंट बना होगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट बना, एफ आर, है ना। दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। ठीक, अरे ज्यादा लोड नहीं लेना इसका, समझ लो बस है क्या, कोई डेफिनेशन पूछे तो बता देना।
So now the angle between this resultant force and the normal is known as friction angle. क्या लिखेंगे इसमें? The angle between the resultant force of a static friction and normal friction with the normal is known as friction angle. तो अगर मैं यहां से tan थीटा लिखना चाहूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से क्या लिखना चाहूं, tan थीटा, पूरी थ्योरी समझ लो फ्रिक्शन की, सब मजा आ जाएगा भी क्वेश्चन में। तो tan थीटा क्या होगा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एफ एस ही तो है और ये नॉर्मल है, तो tan थीटा यहां से हो जाएगा एफ एस अपॉन एन, एफ एस अपॉन एन। क्या बात समझ में है? अच्छा, मैं कहता हूं मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, म्यू इंटू एन ही तो होती है, म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय एन, एन से एन कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। So you can write the friction angle is equals to tan inverse mu. This is known as a friction angle. This is known as a friction angle. क्या बात समझ में आई? तो कभी आपको फ्रिक्शन एंगल दिया है तो समझ जाना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, समझ में आया? मानने उन्हें दिया है कि फ्रिक्शन एंगल इज 45 डिग्री, या मैंने कहा फ्रिक्शन एंगल इज 30 डिग्री। फ्रिक्शन एंगल उन्होंने दे दिया आपको, फ्रिक्शन एंगल इज 30 डिग्री। ये समझ आ गया? पहले तो यहां पर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रख दी जो कि कितनी होती है, म्यू इंटू एन। अब भी पढ़ा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, या म्यू लिख दिया उसकी जगह, तो म्यू इंटू एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, ये बचा म्यू एस। क्या बात समझ में आई? गॉट माय पॉइंट? तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स म्यू। तो फिर क्वेश्चन जनरली, ये फ्रिक्शन एंगल आप समझ चुके होगे क्या होता है। अगर अब क्वेश्चन में जनरली लिखा हुआ है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि फ्रिक्शन एंगल 30 डिग्री है, तो आपको म्यू की वैल्यू गिवन है। आइए देखें कैसे। tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, तो थीटा क्या है, फ्रिक्शन एंगल, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 3। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6 लगभग लगभग। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 0.6। गॉट माय पॉइंट? तो फ्रिक्शन एंगल से हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जानकारी हो जाती है। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? डन है बात? समझते चलो, अभी बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में, ठीक है। एक और वीडियो और मैं डालूंगा अभी फ्रिक्शन का, जिसमें और क्वेश्चन मैं ले पाऊं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है, अभी थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन ज्यादा कवर नहीं हो पाएंगे। आइए, तो फ्रिक्शन एंगल कितना आ गया अपना, थीटा tan इनवर्स म्यू। फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, जो रिजल्टेंट बनता है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल का, उससे और जो नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बात ठीक है? एक चीज और सुनो, एंगल ऑफ रिपोज, बस एंगल ऑफ रिपोज बड़ी सी बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनना। आइए, ये क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। एक सरफेस है सरफेस है, ठीक, इस पे एक एम मास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एम मास। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। कितना है, म्यू है। ध्यान से सुनना, एक सरफेस है जिसका मास, एक सरफेस है एस एस बोल लो, इस पे एक मास रखा है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, एम है। उन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। कितना है, म्यू है। अब जब मैं सरफेस को ऐसा उठाऊंगा बच्चों, कैसा उठाऊंगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से क्या करूंगा, सरफेस को उठाऊंगा धीरे 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 धीरे, क्या होगा, एक समय आएगा जब ये एम मास स्लाइड कर जाएगा, या कोई एक एंगल, यहां मैंने किया, नहीं करा स्लाइड, और ऊपर उठाया, नहीं किया स्लाइड, और थोड़ा और ऊपर उठाया तो मैंने कहा स्लाइड कर गया। क्या कर गया, स्लाइड कर गया। तो मतलब कोई ना कोई एंगल आएगा जिस पे भाई साहब एम इज स्टार्ट स्लाइडिंग। क्या बात समझ में आई? When I start lifting this with an angle, there comes an angle at which it starts just sliding. उस एंगल पे जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ रिपोज, आप उसको अल्फा से डिनोट कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो मैंने आपसे कहा कि इस एंगल थीटा पे, इस एंगल अल्फा पे इट स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है, किसी एंगल अल्फा पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एंगल अल्फा होगा कितना, ये सरफेस तो वही है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक कितना है, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू। क्या बात समझ में आई? तो बच्चा जब आप इसको उठा रहे होगे तो एक कंपोनेंट आ गया होगा mg का जो इसको चला रहा होगा, कौन सा, पढ़ चुके पहले, mg sin थीटा। तो यहां सेंटर से क्या लग रहा होगा, mg। मैंने कहा इस अल्फा पे इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। क्या बात समझ में आई? इस एंगल अल्फा पे इट्स जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो मैंने कहा ये हो गया mg, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा। तो बच्चा ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg cos थीटा, जो इसको सरफेस से चिपका के रखे, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा। क्या बात ठीक है? तो यहां से देखो यही नॉर्मल बना, मैंने बोला था आपको नॉर्मल फोर्स बहुत काम आने वाला है, नॉर्मल फोर्स बहुत काम आने वाला है। तो यहां से आप अगर देखें तो नॉर्मल फोर्स क्या बना, mg cos थीटा, mg cos थीटा। और पीछे की तरफ कौन लग रहा होगा, फ्रिक्शन, पीछे की तरफ कौन लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में cos थीटा की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा। अल्फा पे ये जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग हुआ है, अल्फा पे जस्ट स्टार्ट ये स्लाइडिंग हुआ है, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा, अल्फा। ठीक, अल्फा क्यों ले रहा हूं वो बता दूंगा। तो n इक्वल टू mg cos अल्फा हो गया इस केस में। तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम होता है स्टैटिक का वो होगा म्यू एस इंटू एन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भाई बच्चा वो है म्यू एस इंटू mg cos अल्फा। मतलब यहां पर जो मैक्सिमम फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में लग रहा होगा अल्फा पे, कितना लग रहा होगा, म्यू mg cos अल्फा, म्यू mg cos अल्फा। ठीक, तो ये कहां लगेगा, पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड करेगा आगे की तरफ, है ना। ये लिख लिया आपने, अल्फा इज जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, अल्फा वो एंगल है जिसपे जस्ट स्टार्ट होंगे स्लाइडिंग, ठीक है। थोड़ा मैं यहां वहां लिखता रहता हूं, आप देखते रहा करो कहां कहानी चल रही है ना। तो चलाने वाला कौन है, mg sin अल्फा, चलाने वाला कौन है, mg sin अल्फा। तो आप खुद सोचिए, जस्ट ये फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, पहले फ्रिक्शन ज्यादा था, mg sin थीटा, mg sin अल्फा कम था। जब mg sin अल्फा मतलब ये चलाने वाला फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। 0.001 भी अगर ये बढ़ जाएगा, इट स्टार्ट स्लाइडिंग। सो वी कैन राइट एट अ कंडीशन ऑफ जस्ट स्लाइडिंग, condition of just sliding is equals to mg sin alpha equals to friction. mg sin alpha is equals to maximum value of static friction. So mg sin alpha बच्चा is equals to, what is the maximum value of static friction at that particular alpha, is mu mg cos alpha. तो mg से mg कैंसिल, क्या बात समझ में आई, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। तो यहां से आ गया tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। क्या बात समझ में आई, tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। ये नोट करो सर, ये तो सेम आ गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू, tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू, सर ये तो सेम है। अभी आपने ये तो फ्रिक्शन एंगल लिखा था, तो फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, दोनों बातें लेकिन अलग अलग है। वो कुछ और था डेफिनेशन, ये कुछ और है। इट इज द एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ स्लाइडिंग प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, है ना, ऐसा बोल सकते हो। इट इज द एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट sliding on a inclined plane, or the angle of an inclined plane with a horizontal at which the body just starts sliding.
इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। बट बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा is equals to tan alpha is equals to mu, means both are same, है ना। गॉट माय पॉइंट। तो ये अच्छे से नोट कर लो, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज अ एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब इससे कम होगा तो स्टार्ट स्लाइडिंग नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई। अगर मैं आपसे बोलूं इस म्यू की वैल्यू 1/√2 है, नोट कर लिया, कर लो, 1/√3 है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं इस म्यू की वैल्यू 1/√3 है, तो मैं लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री पे जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग होगा, उसके बाद तो स्लाइड करेगी, मतलब 30 के पहले अगर 28 डिग्री भी होगा तो ये ब्लॉक उस सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगा जिस सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 होगा। नहीं आया। एक और एग्जांपल, मैं कहता हूं म्यू की वैल्यू बच्चा √3 लो, म्यू की वैल्यू √3 लो, तो tan अल्फा आपका निकल के आएगा, यहां पर लिखेंगे √3 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3, मतलब थीटा कितना निकल के आएगा, अल्फा 60 डिग्री। अब आपको थीटा मानना हो थीटा मानो, अल्फा मानना हो अल्फा मानो, वॉट एवर यू वांट, इट्स योर चॉइस, योर लाइफ योर चॉइस, बस पढ़ाई करते जाइए, है ना। जब हम में है जुनून तो क्या ही रोकेगा हमें कोई, है ना। चलिए सर ये कहां से आ गया बीच में, अरे कुछ भी आ जाता है बोल देते हैं, है ना। क्या बात ठीक है, क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया। आइए थोड़े से क्वेश्चन डील करते हैं, जितने इस वीडियो में मैं कवर कर पाऊं, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं खींचूंगा, तो फ्रिक्शन का एक और सेकंड पार्ट बना दूंगा, है ना, लास्ट में बोल दूंगा, अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो सुनते चलो तो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। ओहो ज्यादा गंदा हो गया, एक बार मैं जरा लेंथ चेक कर लो वीडियो की, अरे 52 मिनट हो चुके हैं, तो 10-15 मिनट और खींच सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा देर आप मोबाइल से पढ़ नहीं सकते देखते देखते, है ना। फिर आप थोड़ा सा धीरे से फिर यूट्यूब पे कुछ देख लोगे, फिर धीरे से फेसबुक खोल लोगे, फिर धीरे से इंस्टाग्राम खोल लोगे, और रीलें खिसकाते खिसकाते रील देखते 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 कब 1-2 घंटे आपके निकल जाएंगे, पता नहीं कौन सा फ्रिक्शन था सर, कौन सा क्या था, पता नहीं, है ना। इसलिए आओ छोड़ो, आओ आगे बढ़े। तो मैंने कहा था जो जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हम फ्रिक्शन भी करेंगे इन्हीं को। आइए, ये मास है 5 किलो का, 10 का ले लो तुम्हारी मर्जी, ये मास है 5 किलो का, यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है, कितना है, 0.5 है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस। क्या बात ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सुनिए सुनिए, ठीक। तो एफ बना लो, क्या बना लो, एफ। तो एफ बनाओगे, कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनिएगा, इस पे ऊपर लगेगी टेंशन टी, इस पे आगे लगेगी टेंशन टी, है ना, इस पे नीचे लगेगा एम जी, है ना। जरा इसका एफ देखें, 5 वाले का, इसको चलाएगा कौन, टेंशन, पीछे की तरफ अब कौन लगेगा, फ्रिक्शन, पीछे की तरफ कौन लगेगा, फ्रिक्शन, कितना लगेगा वो अपन निकाल लेंगे, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियरिटी है, यस और नो। तो पहले तो पता भी हो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, वो अलग बात है, मान लो इतना फोर्स ही क्रिएट नहीं कर पाए कि इसको खींच पाए तो चलेगा भी नहीं, वो भी पता चल जाएगा आंसर से। तो पहले इनकी इक्वेशन लिख लें, टी माइनस एम जी बराबर एम ए, टी माइनस एम जी बराबर एम ए, एम की रखवा दो वैल्यू और जी की, जी कितना है 10 लेना है यहाँ पे, है ना। फटाफट ये सब हम कर चुके हैं, बस फ्रिक्शन ऐड कर रहे हैं। तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए, 10 × 10 हो गया 100, ये हो गया 10 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी देखो, आगे की तरफ टी,
पीछे की तरफ एफ है। जब चलना चालू कर देगा तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग ही जाएगा, तो लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो टी माइनस एफ एस की वैल्यू म्यू इंटू एन, और एन क्या है इस केस में, एम जी। अरे देख लो भैया, इधर आओ, टेंशन नहीं लेनी है आगे की तरफ। टेंशन टी सर, टेंशन कैसे नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लगा रहे हो। पीछे की तरफ कौन लगेगा, फ्रिक्शन। पीछे की तरफ कौन लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा एफ एस, बार बार नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुन लो। म्यू एन होता है इस केस में एम जी नीचे, सीधा सीधा एन ऊपर, तो यहाँ नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के बराबर। ठीक, अरे ठीक है, पूरी वैल्यू निकाल दें यहीं से। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.5। एन की वैल्यू कितनी है, एम जी, 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50 इंटू 50। क्या बात समझ में आई, तो ये हो गया 25 न्यूटन। 25 न्यूटन, समझ आया। पूरी वैल्यू लिख दें यहाँ पे अब, अरे लगा तो दिया, t माइनस 25 खत्म बराबर 5a। एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम होगा, तो t माइनस 100 इक्वल टू 10 है इसकी इक्वेशन। यहाँ पर हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दी है, म्यू इंटू एन करके कितनी आई, 25 इक्वल टू दिस। अब क्या करें, बोलो। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, पहली वाली से दूसरी को माइनस कर दो। t माइनस टी, तो ये कितना हो गया, 0, खत्म। ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो -100 प्लस 25, -100, इससे इसको माइनस कर रहा हूं, तो -100 प्लस 25। ठीक है, तो -100 प्लस 25 कितना हो गया, -75। ठीक है, बराबर ये कितना हो गया, 10 माइनस, इक्वेशन सही लिखी है, टी आगे ऊपर वाली इक्वेशन गलत लिख दी है और बोल रहे हो सही लिखी है। इधर देखो, चल कहां रहा है, नीचे। इक्वेशन देखो फिर से, छोटी सी गलती हो गई, चल कहां रहा है, नीचे। ऊपर कौन है, टेंशन, एम जी माइनस टी होगा, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। समझ गया था, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10 ए। इनकी इक्वेशन देखो, टी माइनस 25, टी माइनस, रात के बज रहे हैं एक, इसलिए ऐसा हो रहा है, टी माइनस 20। रात में बनाना पड़ता है बच्चों वीडियो, टाइम नहीं मिलता है, दिन में पढ़ाना पड़ता है ऑफलाइन। चलिए, तो माइनस टी प्लस टी, इन दोनों को अब जोड़ दो तो ये निपट गए। 100 माइनस 25, 75, ये कितना हो गया, 15 बराबर ए। तो ए की वैल्यू आ गई 75 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आ गया, 5। ए की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन आ गया बच्चों। ठीक, समझ गए। नोट करें, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सही कर लेना, कंसेप्ट सीख लो बस। टी माइनस 25, 5a, नीचे एम जी है, नीचे चलेगा तो 100 माइनस टी इक्वल टू 10 है। अपन ने उल्टा लिख दिया था। ठीक, तुमने सही कर लिया होगा पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओ, फिर सीधे सीधे बड़े सवाल उठाएंगे, अभी नहीं। घबरा जाओगे तुम, क्या हो जाओगे, घबरा जाओगे। आओ और लो, ठीक है, डन। अब यहां पर ले लो ये ध्यान से सुनना, ये 10 kg, ये 5 kg, ये एंगल 60, ये एंगल 30। ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6, यहाँ पर 0.4। ठीक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस। तुम तो किसी भी तरफ ले लो, कोई फर्क नहीं। अरे कभी कभी ऐसा होगा ये चला देगा, अगर इसका एंगल ज्यादा हो जाए, म्यू कम है, तो हो सकता है ये भी चला दे। तो टेंशन नहीं लेनी है, ए की वैल्यू अपन ने इस तरफ मानी है, तो नेगेटिव हो जाएगी तो इस तरफ आ जाएगी, दिक्कत नहीं लेनी। तुम्हें जिस तरफ मानना है मानो, हमने मान लिया सिस्टम ऐसे चलेगा। अरे यस और नो, समझ आया, सिस्टम कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, इस पर टेंशन टी डेवलप होगी कहाँ, पीछे।
आपको एक्सेलरेशन निकालना, समझ गया? एक वेज पे पुल्ली बंधी हुई है, दो मासेस बंधे, एक 10 किलो का, एक 5 किलो का, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 है, इस पे 0.4 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, ये निकालना है, ठीक। तो यहाँ है टी। अगर मैंने एक्सेलरेशन इस तरफ माना, सॉल्यूशन करेंगे फटाफट से। आइए इसका एफबीडी देखो 10 वाले का, पीछे कौन है, टेंशन टी, आगे कौन चलाएगा, जी एम जी साइन थीटा, समझ गए होगे क्यों? आगे कौन चलाएगा, एम जी साइन थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, आगे चलेगा तो फ्रिक्शन पीछे, कितनी आएगी फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये बार बार नहीं बताना पड़े मुझे, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, समझ रहे हो क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, दो मास बंधे हुए हैं इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये होगा नॉर्मल। ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनता है, एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एम जी कॉस, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। समझ गए होगे क्यों लिखा है? बस सर बहुत है, आ चुका है। कहाँ चल रहा है आगे, कितने एक्सेलरेशन से, ए, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगी जरा ध्यान से देखें। एम जी की तो वैल्यू लिख लो, 10 है तो कितना हो गया, 100, कितना हो गया, 100, तो 100, ठीक, 100 साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रख दे, √3/2 माइनस, माइनस क्या, टी प्लस, ये पीछे की तरफ है, दोनों प्लस हो जाएंगे, इसमें तो माइनस हो गए, अरे पीछे वाले प्लस आगे वाले में से, तभी तो बनेगा एम ए, तभी तो बनेगा एम ए। तो टी प्लस म्यू की वैल्यू बोलो 0.6, एम जी कितना है, 100, कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 बराबर एम ए, एम कितना है, 10, 10 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1। आओ थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर दें, 1 जा 50 जा 50 √3 माइनस टी माइनस 2 1 जा 50 जा 50 इंटू 6, ये होगा 30 बराबर 10 है, 30 बराबर 10 है, क्या बात ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, है ना, -30 माइनस टी बराबर 10 है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अरे बोलो यार, 50 √3 माइनस 30 माइनस टी बराबर 10 है, इसको सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करोगे, वैल्यू रख के, √3 की वैल्यू रखना 1.73 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 30, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन आप ही सॉल्व करोगे, आंसर कमेंट करोगे, मैं यहाँ कंसेप्ट सिखाऊंगा, टाइम खराब नहीं करना है कैलकुलेशन में, इतना काम आपका है। आओ दूसरी इक्वेशन लिख लें, 5 वाले को देखो, 5 वाले को देखो, इंटरेस्टिंग है। खींचेगा कौन, टी, रोकेगा कौन, एक तो रोकेगा इनको कौन, एम जी साइन थीटा, अरे यहां लगेगा ना एम जी, पीछे की तरफ साइन थीटा, यहां क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, यही बनेगा नॉर्मल, खत्म। आगे चलेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, आगे चलेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, हो गई इक्वेशन। टी माइनस फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, ठीक। टी माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, म्यू, फिर से वही बात, म्यू एम जी कॉस थीटा, ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस एम जी की वैल्यू एम जी साइन थीटा, एम जी कितना है बाद में रख देते हैं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, मास कितना है 5, बस खत्म। म्यू कितना है 0.4, तो टी माइनस 0.4 इंटू 50 कॉस 30 की वैल्यू बोलो √3/2, मैंने कोई वैल्यू तो गलत नहीं लिखी है, साइन 60, ठीक है सब सही है, माइनस एम जी कितना 50 साइन 30 की वैल्यू 1/2 5a, ठीक। सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 25 जा, तो t माइनस 25 इंटू 0.4 इज 10, √3 माइनस 25 इक्वल्स टू 5a। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व एंड कमेंट द वैल्यू ऑफ टेंशन t एंड एक्सेलरेशन।
दोनों निकाल दो। समझ आया क्या हुआ? ये क्वेश्चन हमने बिना फ्रिक्शन के पहले कर चुके हैं टेंशन वाले वीडियो में, आई गेस वीडियो नंबर 3 है ना। ये वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। किसमें किसमें याद करो, थर्ड वीडियो में है ना, टेंशन वाले। बस हमने यहाँ क्या डाल दिया, फ्रिक्शन। क्या डाल दिया, फ्रिक्शन। तो आपके सामने पूरी कहानी है। डन है बात, आगे बढ़ जाएं। दो इक्वेशन आ गई है ना यार, टी और ए को सॉल्व कर लो, उसमें से वाली माइनस कर दो, हो जाएगा सॉल्व, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलो कमेंट करना आंसर। लेंदी हो गया वीडियो? अरे सर इतने तो हर वीडियो होते हैं आपके 1 घंटे के, उसमें क्या लेंदी है। चलो अब सुनो, एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन करवाते हैं बढ़िया सा। आ जाओ, एक आपको डायग्राम दिया हुआ, ध्यान से सुनना। उनने एक दिया है, ये एक ट्रक या गाड़ी है, इसके ऊपर एक मास लगा हुआ है जिसका मास कितना है, m। ये अल्फा एक्सेलरेशन से चल रही है गाड़ी। कितने से चल रही है, अल्फा एक्सेलरेशन से। और यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब ध्यान से सुनना, उनने बोला अल्फा की क्या वैल्यू हो कि ये जो मास है ये नीचे ना गिरे। समझ में आ, एक गाड़ी चल रही है, उसके आगे एक मास लगा दिया m। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एक गाड़ी चल रही है, उसके आगे क्या लगा दिया, एक मास m। ठीक, तो उन्होंने बोला अल्फा, जो अल्फा एक्सेलरेशन से चल रही है आगे की तरफ, कितने से, अल्फा से। तो अल्फा एक्सेलरेशन कितना हो कि ये जो मास m है, ये किस ईयर में आया है, ये भी बता देता। 2010 का क्वेश्चन है नीट का। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी ये नीचे ना गिरे। ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा शुड बी ग्रेटर देन mg अपॉन म्यू। ऑप्शन बी, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन g अपॉन म्यू इंटू m। सी, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g अपॉन म्यू। और डी, अल्फा शुड बी लेस देन g अपॉन म्यू। ये दिया हुआ है आपको। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा सो दैट इट विल रिमेन एट रेस्ट। ये नीचे ना गिरे, रेस्ट पे रहे। कौन सा मास, ये इस पे अटैच है, इस गाड़ी पे। ये गाड़ी जा रही है आगे की तरफ, उसके मास लगा दिया आगे की तरफ। ठीक, यस और नो। अच्छा तो उसमें है क्या, आप ये तो अल्फा से चल रहा है, इसको होगा स्यूडो फोर्स है, किससे होगा, आप इसी पे बैठ जाओ। अब आएगा सही मजा तो स्यूडो का। आप इसी पे बैठ जाओ, स्यूडो फोर्स पढ़ाया था मैंने। अगर स्यूडो फोर्स नहीं पता होगा तो कहानी नहीं बनेगी। तो ध्यान से देखो इसका एफ बी डी, इस एम मास का। अगर बच्चों इसको स्टेशनरी रहना है तो नीचे की तरफ एम जी तो लग ही रहा होगा। ऊपर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एम जी के बराबर या एम जी से ज्यादा। यस और नो। जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ऊपर की तरफ, वो एटलीस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, एम जी के बराबर। तो वो क्या रहेगा, रेस्ट पे। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mg। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mg। mg से ज्यादा भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर mg से ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन तो भी नहीं गिरेगा। समझ में आई मेरी बात? अरे ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैं कह रहा हूं mg 10 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए mg के। केस समझ आया? द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, तभी तो नहीं गिरेगा। बराबर हो गया तो भी नहीं गिरेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर mg से भी ज्यादा है तो लगेगा तो स्टैटिक ही mg के बराबर। क्लियरिटी है? यस और नो। अब देखो स्यूडो, इसी पे बैठ जाओ और स्यूडो फोर्स लगा दो। तो ये कहां चल रहा है, आगे। कितने से, अल्फा से। तो ये पीछे इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, बोलो, m इंटू अल्फा। समझ में आया? स्यूडो फोर्स याद है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। तो इसी को अपन ने क्या मान लिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको क्या मान लिया अपन ने, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसी पे बैठ गए अपन। जब इस पे बैठ गए अपन तो अपन किस पे बैठ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। तो इस मास पे को आगे की तरफ कितना है, एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसमें स्यूडो लगा दो, कहां, पीछे की तरफ, कितना, m इंटू अल्फा। यही इस पे लगेगा नॉर्मल n, यही इस पे लगेगा नॉर्मल n। देखो ना, जब इस पे ये सरफेस पे कितना लगाएगा, म्यू इंटू m इंटू अल्फा। तो ये इस पे लगेगा नॉर्मल n। खत्म। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है,
म्यू इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन एम जी। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी जाएगी, जितना ये सरफेस पर लगाएगा उतना ही सरफेस पर नॉर्मल लगाएगा, एम इंटू अल्फा ग्रेटर इक्वल एम जी। एम से एम कैंसिल। क्या बात समझ में आई? अरे यस और नो, क्लियरिटी है? तो अल्फा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जी अपॉन म्यू। अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू। ऑप्शन नंबर सी। अल्फा इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो, काम बन जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? उनने गाड़ी के आगे मास लगा दिया और बोला गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, और इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है म्यू। मास और गाड़ी के स्पेस के बीच में कितना है म्यू। तो बोला अल्फा की क्या वैल्यू हो कि ये रेस्ट पे रहे, मतलब गिरे ना। ये रहा स्टैटिक फ्रिक्शन mg से ज्यादा हो या तो बराबर हो, ज्यादा हो तो mg लग ही जाएगा, लेकिन mg के बराबर तो कम से कम हो नहीं चाहिए। तो इस पे पीछे की तरफ स्यूडो लगा दिया m अल्फा, तो आगे कितना लगेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया m अल्फा, तो अल्फा ग्रेटर इक्वल टू जी बाय म्यू। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एक बार लेंथ देख लूं मैं वीडियो की। ओके, तो ऑलरेडी बेटा वीडियो और लंबा हो चुका है, तो इसके बाद में नीट पे आए हुए क्वेश्चन था 2010 का नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जिसमें हम ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे और नीट में आए हुए फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर लेंगे। तो फ्रिक्शन का रहेगा पार्ट 2, ये रहा पार्ट 1। ठीक, तो टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा बाय बाय। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से नोट बनाइए, है ना। आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे, बस आप अपनी मेहनत पढ़ाई में करते रहिए, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, nice day, tada, bye bye, stay connected, thank you.